स्वागत है आपका न्यूज़ मैनियक में, अ प्लेस फॉर डेली न्यूज़ डेवलपमेंट, जहां मिलता है आपको डोज ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम सच एज यूपीएससी, डिफेंस एंड एसएससी। मैं हूं आपका दोस्त यतेंद्र सिंह और मैंने अपनी मास्टर्स करी है फूड एंड न्यूट्रिशन में और मैं न्यू यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड हूं। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और अगर आप मुझसे इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जब मैं डेली लिंक शेयर करता हूं फॉर माय लाइव क्लासेस। जैसा कि व्हाट्सएप ने बोला, व्हाट्सएप अप्रोचेज दिल्ली हाई कोर्ट एंड चैलेंजेस न्यू आईटी रूल। व्हाट्सएप बोलता है कि जो नए आईटी रूल्स हैं ये आपके प्राइवेसी के अगेंस्ट हैं। दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। अब व्हाट्सएप ने जब ये बोला दिस इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, तो गवर्नमेंट बोलती है कि नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट। और ये बिल्कुल सही है, ये बात हमें समझनी चाहिए कि दो यू आर गिवन अ फंडामेंटल राइट, it is not absolute, you cannot do anything, you have to bind with the some checks and जो बैलेंसेस हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं। इसी के साथ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पूरे एक्ट को हम अच्छे से पढ़ें और समझें। वैसे काफ़ी कुछ मैंने आपको अपनी इन दोनों स्लाइड्स में बता दिया है। अगर इतने भी नोट्स आप बना लेते हैं तो दीज आर इनफ टू राइट इन योर आंसर राइटिंग एंड टू गो विद फॉर द इंटरव्यू। स्टिल एक बार आप आईटी रूल्स 2021 पढ़ लीजिएगा। ये आईटी रूल 2021 केम फ्रॉम द आईटी एक्ट 2000 आईटी एक्ट 2000। तो हमारे लिए इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट हो जाता है आईटी एक्ट 2000 देखना भी। और इस वीक में ये तीसरी बार मैं आपको बता रहा हूँ, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी, ये जरूर देखना। जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी वाज ऑन ऑनलाइन डेटा प्राइवेसी। तो हमारी ऑनलाइन डेटा प्राइवेसी के बारे में भी आपको ये कमेटी की रिपोर्ट एक बार देखनी है और ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। फार्मर्स ऑब्जर्व ब्लैक डे एट दिल्ली बॉर्डर्स, से एजिटेशन विल कंटिन्यू टिल 2024 इफ डिमांड्स नॉट मेट। अभी देखिए हुआ क्या कि हम सब जानते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा था, ठीक है। अब हमको ये भी पता है कि 26 मई को, ये जो 26 में कल गई है, इनके 6 महीने हो गए स्ट्राइक पे बैठे रहने के। क्योंकि 6 महीने स्ट्राइक पे बैठे रहने के हो गए हैं तो इन्होंने कल का दिन जो है एज अ ब्लैक डे बनाया और काले झंडे रेस किए हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल हमारा ये हो जाता है कि ये 3 फार्मर बिल्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम एग्री मार्केट की बात करें, एग्रीकल्चर मार्केट की बात करें, तो सबसे बड़ा बिल, सबसे पहला बिल जो हमारा आता है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। ये बोलता है कि जो आपकी इसमें मिथ है, मैं आपको बताता हूँ। इस एक्ट के तहत जो हमारा मिथ है वो ये कहता है कि जो हमारी एपीएमसीज हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज़, ये हमारी ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा किसानों का और किसान यूनियंस का कहना है, ठीक है। एपीएमसी जो है हमारी वो ख़त्म हो जाएंगी एंड देयर विल बी नो मोर मंडी। जो अभी इसे हम मंडी कहते हैं ना हिंदी में, वो मंडी नहीं रह जाएगी। अगर हम दूसरे बिल की बात करें, बिल ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल है, तो दी फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एंड फार्म सर्विस बिल। इस बिल के तहत जो मिथ बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स विल नो मोर बी ओनर ऑफ देयर लैंड एंड दे विल लूज देयर प्रॉपर्टी। जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे एंड देन जो कंपनीज हैं वो किसानों की जो ज़मीन है वो हड़प लेंगी और किसान अपनी जो ज़मीन है वो खो देगा। तो ये मिथ इसके अराउंड है, या हम कह सकते हैं इसके अराउंड क्रिटिसिज्म है। और जो तीसरा बिल है वो रिलेटेड है बिल रिलेटिंग टू कमोडिटीज, सामान के तहत, और इस बिल का नाम है दी असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। इस बिल के तहत जो क्रिटिसिज्म दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कि अभी तक क्या होता था कि ना हमारे देश में स्टॉकिंग करना मना था। इस बिल के तहत स्टॉक की लिमिट जो है वो हटा दी गई है। तो सबका ये कहना है अपोजिशन का कि होर्डिंग हो जाएगी, और होर्डिंग हो जाएगी तो काला बाजारी हो जाएगी इस बिल के तहत, इसलिए भी ये अपोजिशन है। तो एक बार आपको ये बिल, तीनों बिल देखने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हमारी टाइमलाइन है, फार्मर्स टाइमलाइन। 17 सितंबर को पहली बार ये बिल जो है लोकसभा में पास हुआ था। अब 20 सितंबर को राज्यसभा में पास हो गया। अब लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हो गया तो हमको पता है कि बस इसकी ये एक्ट बनने की थोड़ी देर है कि प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाए। और 27 सितंबर को 10 दिन के अंदर जो है इसे प्रेसिडेंट का भी वो मिल गया,
सिग्नेचर मिल गए। तो अब ये जो बिल है ये हमारा लॉ बन चुका है, एक्ट बन चुका है, फार्मर्स एक्ट या फार्मर्स बिल भी कह सकते हैं आप इसको। 14 अक्टूबर 2020 को पहली बार किसानों और गवर्नमेंट के बीच में बात हुई थी, और जो इस मीटिंग को हेड किया था हमारे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने। 24 नवंबर को 500 से अधिक किसानों यूनियन, हमारे देश में बहुत सारी किसान यूनियन है, उन सब ने आपस में मिलकर एक यूनाइटेड फार्मर्स यूनियन बनाई, संयुक्त किसान मोर्चा, जिसके नाम पे अभी हमारी जो ये फार्मर स्ट्राइक है ये चल रही है। और 25 नवंबर को फर्स्ट डे ऑफ फार्मर स्ट्राइक था, और 26 मई को ठीक 6 महीने बाद इन्होंने ब्लैक डे घोषित किया है। साथ ही साथ हमें नहीं भूलना चाहिए कि इन्होंने 26 जनवरी के दिन हमारे लिए ब्लैक डे इन इंडियन डेमोक्रेसी था, क्योंकि उस दिन जो है कुछ एंटी सोशल लोगों ने दिल्ली में दंगे करने की कोशिश करी और लाल किले हमारे रेड फोर्ट तक पे इन्होंने रेड कर दी थी। तो ये भी हमारे लिए एक ब्लैक डे था। मिथ्स अराउंड दी बिल्स मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तीनों बिल एक बार हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लें। फिलहाल जो मिथ्स अराउंड थे यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में बोलने के लिए ये आप बोल सकते हैं। 7 नॉन बीजेपी स्टेट्स मीट टू यूनाइट अहेड ऑफ जीएसटी काउंसिल। ये न्यूज़ आर्टिकल आपका ये बता रहा है कि अभी कल 28 मई में जो है आपकी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। जीएसटी काउंसिल हमको पता है कि जब से जीएसटी बनी थी तो उसके बाद एक काउंसिल बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई जो जीएसटी पे कितना हमारा अच्छा काम हो रहा है, कितना हमारा जीएसटी टैक्स कलेक्ट हो रहा है, कितना कंपनसेशन देना है, इसके बारे में पूरा लेखा जोखा देख रही थी, इसके बारे में पूरा ओवरलुक कर रही थी। तो 7 नॉन बीजेपी स्टेट्स, यानी कि वो स्टेट जिनमें बीजेपी की सरकार नहीं है, वो आपस में मिले और उन्होंने बात करी। और उनका प्राइमरी फोकस, जो डिमांड ऑफ मीटिंग थी, उनका जो प्राइमरी फोकस था वो ये था कि जो अभी जीएसटी कंपनसेशन दिया जा रहा है ये 5 और साल के लिए बढ़ा दिया जाए बियॉन्ड 2022। कहने का मतलब ये है कि जब 2017 में जीएसटी आया था तो सरकार ने पहले 3 साल के लिए और फिर बढ़ा के 5 साल के लिए, यानी टोटल 2022 तक जो है जीएसटी कंपनसेशन नाम की एक जो यूनिट है वो कर रखी है। इसके तहत क्या है कि जो स्टेट्स को लॉस हुआ है, जो स्टेट्स को टैक्स ना कलेक्ट करने से जो स्टेट्स को लॉस हो रहा है, उस लॉस को सेंटर भरेगी और सेंटर अगले 5 साल तक जो है स्टेट्स को वो टैक्स जो है कंपनसेशन का मतलब हुआ कि वापस वो टैक्स देगी जितने स्टेट्स को लॉस हो रहा था। और ये कैसे पता लगेगा? ये स्टेट्स जो है अपना एक एस्टीमेट बना के सेंटर को देंगे और बोलेंगे कि इतना हमारा लॉस हुआ था या हो रहा है, तो इसको सेंटर जो है जो टोटल जीएसटी कलेक्ट होगा उसमें से रिटर्न करके स्टेट्स को देगा। तो अब ये पहले 3 साल के लिए था, अब ये बढ़ा के 2 साल और कर दिया था, 2022 तक कर दिया था। अब इन स्टेट्स की डिमांड ये है कि 5 साल और बढ़ा दिया जाए भाई, ऑलरेडी 5 था, 5 करके टोटल 10 साल तक ये बढ़ा दिया जाए। उसके बाद एक और डिमांड है इनकी, जीरो रेटिंग ऑफ पैंडेमिक रिलीफ प्रोडक्ट। इस यानी कि जैसे अभी जो हमारे आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं या वैक्सीन हैं, इनका कहना है कि इन पे जीएसटी ना लगाई जाए, इन पे जो है छूट दी जाए, फ्री में दिया जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, मेरी पुराने न्यूज़ में है, अप्रॉक्स शायद 18 या 19 मई की न्यूज़ वीडियो में था, तो आप उसको एक बार दोबारा देख सकते हैं अच्छे समझने के लिए कि क्यों आपके जो पेंडेमिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर से जीएसटी नहीं हटाई जा सकती, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत लो दामों में दिया जा रहा है। अगर इसके बाद भी अगर उससे जो है फ्री में दे दिया जाएगा तो जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो लॉस में चली जाएंगी, एंड देन देयर विल बी नो मोटिवेशन फॉर देम टू प्रोड्यूस दीज प्रोडक्ट्स, दीज पेंडेमिक रिलीफ प्रोडक्ट्स। तो एटलीस्ट उनके पास कुछ तो मोटिवेशन रहे कि वो इन्हें बनाएं, इन प्रोडक्ट्स को बनाएं, फॉर एग्जांपल ड्रग्स हो गए, वैक्सीन हो गया। और द लास्ट वन था द पेमेंट ऑफ पास ड्यूज। यस, अभी जो है पिछले साल का जो जीएसटी कंपनसेशन था 2020 का, वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को नहीं दिया है। तो स्टेट की ये भी डिमांड है कि पिछले साल का जो पूरा ड्यू था वो इस साल फटाफट हमें फ़ौरन दे दिया जाए। इस न्यूज़ आर्टिकल में एक और अच्छी बात कही है, तो जो बच्चे एग्ज़ाम अभी आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम है जिनका, वो लिख सकते हैं कि जो ये कमेटी थी इन्होंने ये एज्यूम किया है कि जीएसटी कलेक्शन जो इस साल का होगा, ये एजम्पशन है, इससे ऊपर भी हो सकता है थोड़ा, इससे थोड़ा नीचे भी हो सकता है, लेकिन जो इस साल का 2021-22 फिजिकल ईयर का जीएसटी कलेक्शन होगा, इट विल बी समवट अराउंड 2.69 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्ट होगा, जिसमें से सेंटर जो है 1.1 लाख करोड़ तो इकट्ठा कर लेगा, लेकिन इन्होंने एक सोर्स लिखा था, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आप चाहे तो इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। जो बच्चे हुए 1.58 लाख करोड़ हैं वो सरकार को बोरो करने पड़ेंगे, वो सरकार को उधार लेना पड़ेगा।
अब वो सरकार आरबीआई से उधार लेती है कि किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट सोर्स से लेती है, किसी प्राइवेट सोर्स से लेती है, ये सरकार के ऊपर है। तो बचा हुआ 1.58 लाख करोड़ जो है वो सरकार को उधार लेना पड़ेगा। साथ ही साथ इनकी एक और डिमांड थी इन तीन के अलावा कि जो एडिशनल बोरोइंग लिमिट है सर स्टेट्स की, वो भी बढ़ाई जाए 5% तक। जो अभी कुछ स्टेट जो है सेंटर से पैसा ले लेते हैं अपने स्टेट की वर्किंग के लिए, तो ये जो बोरोइंग लिमिट है ये 5% और बढ़ाई जाए। तो देखते हैं अब कल की मीटिंग में क्या रिजल्ट आता है, इसीलिए अच्छे से इसको परसों मैं आराम से एक्सप्लेन करूँगा आपको। फिलहाल तो इस न्यूज़ आर्टिकल में ये बोला गया था। द सेम कमेटी, यही कमेटी ने ये भी नोट किया है कि द जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन विल इंक्रीज दिस ईयर। ये जो जीएसटी का रेवेन्यू, जिसे मैं कह रहा हूँ बार बार कि सरकार को जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट होगा, जिसका इन्होंने आइडिया लगाया कि लम सम 2.69 लाख करोड़ होगा, ये पिछले साल से इंक्रीज है। इट विल इंक्रीज दिस ईयर बट स्टिल देयर विल बी अ गैप। फिर भी कुछ ना कुछ गैप रह जाएगा, क्योंकि पास्ट भी अभी ड्यू पड़ा हुआ है और इस साल भी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा बहुत गैप रह जाएगा जो जितना जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन होना चाहिए था। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मैं आपको बता चुका हूँ कि हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म है, हॉरिजॉन्टल शेयर ऑफ पावर है वर्किंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। साथ ही साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अकेले सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना प्रोडक्शन बढ़ाना या जो है आपके पेंडेमिक को रिलीफ देना, ये तो स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साथ ही साथ। तो दोनों को आपस में मिल के काम करना है, इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आ जाता है। साथ ही साथ हम और बारगेनिंग फेडरलिज्म है और कम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, यूनिटरी फेडरलिज्म है, ऐसे भी कुछ फेडरलिज्म टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म है। तो ये ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ, आप वहाँ भी देख सकते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा। फेडरलिज्म इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या शेयर ऑफ पावर अमंग द स्टेट्स एंड द सेंटर। जीएसटी कंपनसेशन काउंसिल भी देखनी है आपको, इसके बारे में पढ़ना है कि इसके व्हाट इज द वर्किंग ऑफ दिस जीएसटी कंपनसेशन काउंसिल, बस इतना ही देखना है। और 15th फाइनेंस कमीशन तो आपको देखना है, इसे आप छोड़ नहीं सकते। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर राइटिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ इकोनॉमी एंड GS2 पॉलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको इसका स्ट्रक्चर, इसका वर्किंग और इन्होंने जो अभी रिपोर्ट दी है उसमें जो आउटपुट दिया है इन्होंने, वो भी आपको पढ़ना है। दी जस्टिस टू स्टैन स्वामी, इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो हमारे स्टैन स्वामी नाम के एक व्यक्ति हैं जो भीमा कोरेगांव केस में अभी आपके जेल में बंद हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं इनको मैं आपको बता दूं पार्किंसंस डिजीज़ हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि जेल में बंद व्यक्तियों को कोविड के दौरान जो है एंटिसिपेटरी बेल और दूसरे तरह की बेल दे दी जाए ताकि वो घर में रह के अपना, हमें पता है जेल की हालत हमारे देश में कैसी है, हमारे लोग एक के ऊपर एक भरे हुए हैं, ऐसी हालत है कि वहाँ पे सफाई नाम की भी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कोविड जब हमारा बूम कर रहा है, देखिए अच्छे बड़े बड़े शहरों की हालत ख़राब हो गई, तो जेलों में क्या हाल होगा। कोई अभी तक जेल का रिकॉर्ड डेटा बना के हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो है जेलों में कोविड के केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे जब हमारी जेल ऑलरेडी ओवर क्राउडेड हैं, तो वहाँ तो इतना बहुत भयंकर बूम आएगा आपके कोविड का। तो ऐसे टाइम पे क्या बोला गया है कि जो लोग बीमार हैं, इन व्यक्तियों को, एटलीस्ट इन व्यक्तियों को, इन पीपल को, इन कन्विक्ट्स को जो है आप बेल दे दीजिए। ये घर में रहेंगे, होम आइसोलेशन में रहेंगे, अपना वहाँ ठीक हो जाएंगे कुछ दिन के लिए और फिर वापस जेल में आ जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, बेल का वर्क होता, मतलब यही होता है कि कुछ दिन के लिए बाहर जाना और फिर जब बेल का टाइम पूरा हो जाए तो जेल में वापस आ जाना। ठीक है, तो ये दिया जाए। तो स्टैन स्वामी जो भीमा कोरेगांव केस में आपके पकड़े गए थे, जिनके ऊपर UAPA एक्ट लगा हुआ था, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, ये हमारे पास है। तो ये एक्ट लगा था, इन्होंने 2 बार एप्लीकेशन लिख दी है हाई कोर्ट को, 2 बार हाई कोर्ट को इन्होंने एप्लीकेशन लिख दी और मेडिकल टर्म्स पे लिख के, और दोनों बार हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। तो ये केस ये कहता है कि जब हम अपने सिटीजन्स को फेल हो जाते हैं, जब हम अपने सिटीजन्स को एक डिसेंट लाइफ प्रोवाइड नहीं करा सकते, तो दिस सिस्टम हैज़ फेल्ड, दिस जुडिशरी हैज़ फेल्ड। इस आर्टिकल में इस बारे में बात कही गई और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। देखिए, जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है मानते हैं, उसको सज़ा, उसने जो क्राइम किया उसकी मिलनी चाहिए, लेकिन वो ह्यूमन भी तो है। हम उसके साथ जो है जानवरों वाला व्यवहार तो नहीं कर सकते ना,
उसके ह्यूमन राइट्स भी तो हैं, उसको पीने का पानी तो मिलना चाहिए ना, उसको साफ टॉयलेट हाइजीन की कंडीशंस तो मिलनी चाहिए ना, अगर वो बीमार है तो उसको मेडिकली उसको जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ना उसका। तो ये वाली भी बात हमें इसमें देखनी है, और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा पेपर मतलब आर्टिकल बनता है, हमारे लिए एग्जाम्पल हो जाता है बहुत अच्छा हमारे लिए एस्से राइटिंग के लिए और आपका आंसर राइटिंग के लिए। इस केस में जहाँ पे हमारा ये इस व्यक्ति को अपने लिए मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए बेल नहीं मिल रही है, और वन थिंग मोर, ये जो पर्सन है ये पार्किंसन डिजीज से जो है सफ़र कर रहा है। पार्किंसन डिजीज में व्यक्ति भूलने लगता है, चीज़ें उसके हाथ से गिरने लगती हैं, पूरी बॉडी कांपने लगती है, सोचिए, और 84 साल के ये व्यक्ति हैं। तो इस व्यक्ति को तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अच्छा जो आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है इस केस में, वो है हमारा आर्टिकल नंबर 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 आपको इस केस में देखना है। साथ ही साथ मैं जब भी कोई आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड न्यूज़ आती है तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18 तो पढ़ना ही है, पढ़ना है, इसे तो रट के ही जाना है आपको। आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18 फंडामेंटल राइट्स आर राइट टू इक्वालिटी, और उसके फिर पार्ट्स हैं, तो ये भी आपको देखना है। साथ ही साथ आर्टिकल 22 भी देखना है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, और पार्किंसन डिजीज़ भी आपको देखनी है कि पार्किंसन डिजीज़ क्या होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बायोलॉजी सेक्शन में या आपके जो है साइंस सेक्शन में क्वेश्चन बन सकता है। अन्यथा आपके एस्से राइटिंग के लिए तो ये न्यूज़ आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ और मैं बता दूँ, जब हम बात करते हैं यूएपीए की, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, जो कि 1967 में कानून बना था, और हमने अक्सर सुना है कि नासा लग जाती है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाता है, ये भी 1980 में बना था, तो ये भी एक बार देख लीजिएगा। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं डिटेंशन की, तो दो तरह के डिटेंशन होते हैं हमारे पास, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन जिसमें, और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्यूनिटिव डिटेंशन में तो हम क्या करते हैं कि कोई भी जो कन्विक्ट हमारे पास पकड़ा गया उसको उसके किए हुए क्राइम की सज़ा मिलती है, उसको किए हुए क्राइम के तहत वो जो है डिटेन किया गया, जेल में बंद है, विच मीन्स डिटेंशन एज अ पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल ऑफेंस, जो ऑफेंस उसने किया है उसके तहत उसको जो है जेल में बंद किया गया है। लेकिन जब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि भैया ये जो व्यक्ति है ये समाज में कुछ आपत्तिजनक घटनाएं घटित करवा सकता है फॉर अ प्रिकॉशन। प्रिवेंटिव का मतलब प्रिकॉशन के तौर पे हम इस व्यक्ति को जो है जेल में डाल रहे हैं, और कुछ समय के बाद जो हमें सही लगेगा और माहौल सही होगा तो हम इसको छोड़ देंगे, अन्यथा ये जो व्यक्ति है माइट डू सम रॉन्गफुल एक्ट, या फिर खुद नहीं करेगा तो लोगों को भड़का सकता है और लोगों से करवा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारा आर्टिकल 370 हमने जम्मू कश्मीर से हटाया था, तो हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उनको हमने बंद कर दिया था। अब डिटेंशन में दो चीज़ हो सकती हैं, तो आप होम अरेस्ट कर सकते हो या फिर आप उसको प्रॉपर टाइप जेल में बंद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। रूरल एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, ये भी बहुत एक हमारा जो है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है ये देखने के लिए, क्योंकि देखिए जब कोविड से पूरा देश परेशान है, जब कोविड से पूरी इकोनॉमी हमारी जो है बंद पड़ी है, 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जॉब चली गई है, ऐसे टाइम पे जो है आपकी जो रूरल हमारा सेक्टर है, जो हमारे गांव हैं, उनकी इकोनॉमी तो और बंद होती जाएगी, उनकी तो हालत और ख़राब होती जाएगी। जब अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं ना तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा आता है, लेकिन इकोनॉमी का जो लिटरल मीनिंग है वो है अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी जो है सिर्फ पैसा नहीं होती है, अर्थव्यवस्था। अब व्यवस्था का मतलब होता है कि वो पूरा अरेंजमेंट, तो इट इज़ नॉट जस्ट मनी, ये सिर्फ पैसा नहीं है, इट इज़ नॉट जस्ट मनी बट अरेंजमेंट ऑफ ऑल सेटअप्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट लीड टू मनी सप्लाई एंड अल्टीमेटली डेवलपमेंट। यानी कि वो सारे अरेंजमेंट, चाहे फिर वो आपका एग्रीकल्चर हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे सर्विस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जिसके मिलके आपके पास पैसा आएगा और उस पैसे से डेवलपमेंट होगा, उसे हम इकोनॉमी कहते हैं। ये इकोनॉमी की डेफिनेशन है, और ये मैंने आपके लिए बहुत पढ़ने के बाद 8-10 डेफिनेशन पढ़ने के बाद बहुत शॉर्ट में, बहुत ही लेमेंस लैंग्वेज में ये डेफिनेशन मैंने आपके लिए बनाई है। इस आर्टिकल में एक और चीज़ कही गई है कि हंगर वॉच रिपोर्ट,
ये रिपोर्ट 2020 में आई थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आंसर राइटिंग के लिए, आप इस डेटा को लिख सकते हैं कि हंगर वॉच रिपोर्ट 2020 के तहत ये पाया गया था। ये रिपोर्ट आपकी जो है अगले लास्ट ईयर पेंडेमिक जब लग गया था उसके बाद ली गई थी कि 27% लोग जो हैं वो अपनी इनकम सोर्स खो चुके थे लास्ट ईयर पेंडेमिक लगने के बाद। ये अक्टूबर में करीबन आपकी जो है सर्वे हुआ था और रिजल्ट आया था अक्टूबर में कि 27% लोग जो है अपनी इनकम सोर्स खो चुके हैं, जिसमें से 40% लोगों ने ये कहा था कि जो उनका खाना है उसकी क्वालिटी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी की तो आप बात ही मत करिए, बस खाना मिल जा रहा है यही बहुत है। और करीबन 46% लोगों ने ये कहा था कि वो दिन का एक टाइम का खाना उन्हें मिस करना पड़ रहा है। सोचिए ये कंडीशन है इस समय इकोनॉमी की कि लोगों के पास 3 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, उन्हें दिन में एक टाइम की जो खाना है वो मिस करना पड़ रहा है। और खाना भी कैसा खा रहे हैं, बस खा रहे हैं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी का क्या है कुछ पता नहीं। और 27% लोग, करीबन आप ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1/3 लोगों के पास जो है आज इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है। अच्छा 25% है तो 1/4 के लोगों के, 1/4 से ज़्यादा लोगों के पास आपका इनकम का सोर्स ही नहीं है। तो सोचिए कि आने वाले समय पे अगर ये लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहा और जो है ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस बंद रहे और जॉब लॉसेस ऐसे ही चलते रहे तो क्या हाल होने वाला है। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने जो है फ्री गैस सिलेंडर्स आपके फ्री राशन बांटा था। साथ ही साथ अभी अप्रैल में ये बात कही थी कि गवर्नमेंट जो है 5 किलो फूड ग्रेन्स फ्री में देगी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मई और जून में 2 महीने के लिए। इस आर्टिकल में एक बात और ये भी कही गई थी कि देखिए 2 महीने से कोई काम नहीं होने वाला है, 2 महीने से हमारा काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमको ये पता है कि अभी 4 दिन पहले हमने ये न्यूज़ पढ़ी थी कि इंडिया ने इस साल जो है बहुत सरप्लस ग्रोथ करी है फूड ग्रेन्स में, गेहूँ चावल में, और हमने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जो है अपनी सरप्लस ग्रोथ कर ली है। तो सेंटर को जो ये फ्री में राशन बांट रही है ये कम से भी कम 1 साल और बांटना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए जो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है ये बहुत लंबे समय तक रहेगी, भले ही लॉकडाउन आज बंद हो जाए। और आप सोच के भी देखिएगा, अगर आज सरकार मोदी जी टीवी पे आके कहते हैं कि भाइयों और बहनों कल से जो है लॉकडाउन ख़त्म, तो क्या जितने भी लोगों की जॉब गई है उन्हें कल ही जॉब मिल जाएगी? कैसा हो सकता है? पिछले 6-7 महीने से जिस मानसिक तनाव से वो लोग गुजरे हैं, जिस डिप्रेशन से वो लोग गुजरे हैं, क्या वो एकदम ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी बहुत लंबे समय तक रहेगी। तो सरकार को, जो केंद्र सरकार है, उसको कम से भी कम 1 साल के लिए फ्री राशन देना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं कब अगली बार जॉब लगेगी, और कितनी जॉब लगती भी है तो कैसी जॉब लगती है, खाने का क्या सिस्टम रहता है। साथ ही साथ इसमें एक डेटा दिया हुआ था, ये डेटा बहुत अच्छा है कि करीबन 10 करोड़ लोग जो हैं फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम पीडीएस कहते हैं, उससे वंचित हैं, उसके बाहर हैं। क्यों? क्योंकि हम आज भी जो 2011 में सेंसस हुआ था ना, वो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। सोचिए उस डेटाबेस के हिसाब से जो हमारी केंद्र सरकार है वो पीडीएस शॉप्स को राशन अलॉट करती है। सोचिए तो कितने लोग, उसके बाद से तो 10 साल हो गए, कितने लोगों का जन्म हो गया होगा, कितने फूड ग्रेन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई होगी। इसलिए भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है कि इन एडुकेट एलोकेशन ऑफ फंड फॉर मनरेगा फॉर फिजिकल ईयर 2021-22 विच इज़ इवन लोअर देन लास्ट ईयर। देखिए इसमें यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखी हुई थी, ये अमाउंट लिखी हुई है कि 73,000 करोड़ रुपए जो है इन्होंने, केंद्र सरकार ने अपने बजट में इस साल मनरेगा के लिए घोषित किया था। लेकिन ये जो 73,000 है ये लास्ट ईयर जो 2020-21 में था उससे भी कम है। भैया 2021 में तो लॉकडाउन कितना लंबा चलना था, पेंडेमिक का क्या असर रहना था ये हमें पता ही नहीं था। 2020 तो पूरा ही लॉकडाउन में चला गया। बजट अनाउंस होता है फरवरी में इन्होंने जो अमाउंट अनाउंस की थी, और लॉकडाउन लगा आपका मार्च अप्रैल से स्टार्ट हुआ, पूरा साल चला गया। उसके बावजूद हमें पता था कि सेकंड वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी, उसके बावजूद भी इन्होंने फाइनेंशियल जो इस साल के बजट में जो पिछले साल से कम पैसा दिया मनरेगा में। मनरेगा ही तो एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे लोगों के पास कम से कम ये उम्मीद तो है कि मैं काम करूँगा तो पैसे मिलेंगे। अब उसके बावजूद भी अगर आप इतना कम अमाउंट इसमें देंगे तो कैसे काम चलेगा? तो इस समय द नीड ऑफ द आवर इज द इंक्रीज द कवरेज ऑफ पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो कवरेज है वो बढ़ाएं, साथ ही साथ जो नया डेटाबेस है उसको अपना अपडेट करें।
मोर फंड टू बी रिलीज फॉर मनरेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनरेगा को थोड़ा और फंड देना चाहिए आप लोगों को, ताकि जो है अधिक व्यक्तियों के लिए काम कराया जा सके। और थोड़ा सा इस समय में जो अभी उनकी करेंटली जो उनको प्राइस मिलता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर अभी उनको 100 रुपये मिलते हैं तो ये 100 रुपये बढ़ा के जो है 150 रुपये 200 रुपये हो जाने चाहिए। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, आप कमेंट में ये ना लिखिएगा कि आपने गलत बोला 100 रुपये मिलते हैं। और साथ ही साथ ये जो अभी 2 महीने का है, इसको इस जो फ्री राशन मिल रहा है इसको बढ़ा के 1 साल का कर देना चाहिए, ताकि लोग जो है कम से कम एटलीस्ट खाने की तरफ से तो मेंटली फ्री रहें, और जो पैसा वो कमाएंगे या जो पैसा वो आता है वो कम से कम अपने ऊपर या अपनी लाइवलीहुड के ऊपर लगा सकें। लेकिन ये भी हमको पता नहीं, ये बात तो तब हो रही जब लॉकडाउन आज ख़त्म हो जाए, क्या पता लॉकडाउन कब ख़त्म हो। इसलिए ये जो आपका फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पीडीएस के द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ये बढ़ा देना चाहिए। एग्जाम फोकस की टर्म्स हमारे पास यहाँ पे हो जाते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के फैक्टर क्या हैं या इकोनॉमी के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपके एसे राइटिंग, आपके आंसर राइटिंग और साथ ही साथ आपके एथिक्स में और आपके इंटरव्यू में काम आ जाता है। और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एक बार ये भी ज़रूर देख लीजिएगा। और जब हमने इसमें 2 बार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात भी कर दी है तो एक बार NFSA भी देख लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आपके जो भी कमेंट हो, जो भी सुझाव हो, मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उन पर वर्क करूँगा। एंड आई होप यू लाइक इट, कीप सपोर्टिंग मी, डू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू।